एक ऐसा दौर जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा दौर जो वीरता, कला और सत्ता के लिए संघर्ष की कहानियों से भरा पड़ा है। आज हम मध्यकालीन भारत के उन्हीं महान राजपूत राजवंशों की दुनिया में उतरेंगे जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो सवाल ये उठता है कि वे कौन से शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास के एक पूरे युग को, एक पूरे एरा को डिफाइन किया। चलिए आज इन्हीं राजवंशों के उठने और गिरने की कहानी को समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे साम्राज्य से जिसने न सिर्फ एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया बल्कि लंबे समय तक बाहरी हमलों से उत्तर भारत की रक्षा भी की। मतलब एक तरह से ये पहले प्रहरी थे। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसकी नींव रखी थी मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम ने। बाद में इस विशाल साम्राज्य की राजधानी बनी कन्नौज, जो उस समय सत्ता का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करती थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए मिहिर भोज। वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने आदि वराह की उपाधि भी ली थी। उनके बाद महेंद्रपाल जैसे शासक आए, जिनके दरबार में मशहूर कवि राजशेखर रहते थे, जो ये दिखाता है कि वो कला की कितनी कदर करते थे। लेकिन हर साम्राज्य का अंत तो होता ही है, और यशपाल इस वंश के आखिरी शासक माने जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे प्रतिहारों की ताकत कम हो रही थी, एक और बहुत बड़ी घटना हो रही थी जो भविष्य की राजनीति को एक नया आकार देने वाली थी। तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने 11वीं सदी में दिल्ली शहर की स्थापना की, और ये शहर आने वाले समय में सत्ता के संघर्ष का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने वाला था। तो प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तर भारत में सत्ता के लिए एक नया संघर्ष शुरू हुआ। दो नई शक्तियां उभरीं, और मजे की बात ये कि ये एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी थीं। इनमें से पहला था गहवाल या राठौर वंश। इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी और इनकी राजधानी थी पवित्र नगरी वाराणसी, यानी अपनी काशी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा तो गोविंद चंद्र हुए, पर इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है इनके आखिरी शासक जयचंद को, और वजह थी उनकी पृथ्वीराज चौहान से जबरदस्त दुश्मनी। किस्सा मशहूर है कि पृथ्वीराज ने उनकी बेटी संयोगिता का स्वयंवर से ही अपहरण कर लिया था। खैर, आखिर में 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा दिया। तो अब बात करते हैं जयचंद के सबसे बड़े राइवल वंश की, चौहान वंश। इस वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने, और उनकी शुरुआती राजधानी अजमेर के पास थी। चौहान वंश में कमाल के लोग हुए, सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे विद्वान भी। मिसाल के तौर पर विग्रहराज चतुर्थ, जो खुद एक महान कवि थे, और उन्होंने हरिकेली नाम का संस्कृत नाटक तक लिखा। उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय भी बनवाया था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दिया। और फिर आते हैं इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय एक ऐसा नाम जो आज भी वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। उनका शासनकाल उत्तर भारत के इतिहास का एक निर्णायक, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जरा सोचिए, कैसे सिर्फ 1 साल में पूरी बाजी पलट गई। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया, लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में उसी मैदान पर हुए दूसरे युद्ध में उनकी हार हो गई, और इस एक हार ने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पृथ्वीराज को हराने के ठीक 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में हरा दिया, और इस तरह उत्तर भारत की 2 सबसे बड़ी राजपूत शक्तियां खत्म हो गईं। लेकिन देखिए, राजपूतों का इतिहास सिर्फ तलवार और जंग का नहीं है। अब हम 2 ऐसे राजवंशों की बात करेंगे जो अपनी कला, अपनी वास्तुकला और ज्ञान को दिए गए संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मालवा के परमार वंश। इनकी स्थापना उपेंद्र राज ने की थी, और उनकी राजधानी थी धारानगरी। जब भी परमार वंश का जिक्र होता है ना, तो एक ही नाम जहन में गूंजता है, महान राजा भोज। क्या शख्सियत थे वो! सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक असाधारण विद्वान भी थे। उन्होंने मेडिसिन से लेकर ग्रामर तक कई सब्जेक्ट्स पर किताबें लिखीं, इसीलिए उन्हें कविराज भी कहा जाता था। उन्होंने भोजपुर शहर बसाया और अपनी राजधानी धार में एक संस्कृत स्कूल भी बनवाया। अब मालवा से चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ, चंदेलों के पास। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी,
और इनकी राजधानी थी खजुराहो, जो आज भी अपने शानदार मंदिरों के लिए दुनिया भर में फेमस है। चंदेलों की विरासत भी जबरदस्त है। राजा धंग ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया और वहां के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों जैसे विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश के राजा विद्याधर तो इतने शक्तिशाली थे कि वो अकेले ऐसे भारतीय राजा थे जिन्होंने महमूद गजनवी के हमलों को सफलतापूर्वक रोका। और उनके महान सेनापतियों आल्हा और ऊदल को कौन भूल सकता है, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। अच्छा, इन बड़ी शक्तियों के अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी राजपूत राजवंश थे। चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिन्होंने मध्यकालीन भारत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो इस हिस्से में हम 3 राज्यों की एक छोटी सी सैर करेंगे। पहला पड़ाव गुजरात के सोलंकी, जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। फिर चलेंगे त्रिपुरी के कलचुरी के पास, जिन्होंने इकोनॉमी में एक बड़ा काम किया। और आखिर में मेवाड़ के सिसोदिया, जिनकी वीरता की कहानियां आज भी अमर हैं। जैसे कि सोलंकी राजा भीम प्रथम, जिनके राज में ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। या फिर कलचुरी राजा गांगेय देव, जिन्होंने सदियों से बंद पड़े सोने के सिक्कों को फिर से चलाया था। और सिसोदिया वंश के राणा कुंभा, जिन्होंने मालवा पर अपनी जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी उनकी शान की गवाही देता है। इन राजाओं का कल्चर पर कितना गहरा असर था, इसका अंदाजा एक बात से लगता है। जब राजा भोज का निधन हुआ तो एक विद्वान ने कहा, अद्य धारा निराधारा निरावलंबा सरस्वती, मतलब आज धारा नगरी निराधार हो गई है और सरस्वती देवी को कोई सहारा देने वाला नहीं रहा। ये लिखाता है कि ये राजा सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि ज्ञान और कला के सबसे बड़े संरक्षक भी थे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कभी सोचिए, अगर ये सभी शक्तिशाली वीर और विद्वान राजपूत राज्य, जो अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे, अगर कभी एक हो जाते, तो भारत का इतिहास कितना कितना अलग हो सकता था।